जब भी हम फ्री फायर ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिट यूजुअली प्राइमरी रशर को मिलता है। लेकिन एक रोल ऐसा भी है जो हर सक्सेसफुल रश के पीछे छुपा होता है, और वो है सेकेंडरी रशर। अगर प्राइमरी रशर टीम का एंट्री फ्रैगर है, तो सेकेंडरी रशर उसकी बैकबोन है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सेकेंडरी रशर क्या होता है, प्राइमरी रशर से कैसे अलग होता है, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कौन से कैरेक्टर्स और वेपन्स उसके लिए बेस्ट हैं, और कैसे आप एक एवरेज प्लेयर से एक एलीट सेकेंडरी रशर बन सकते हो। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, सेकेंडरी का मतलब सिर्फ प्राइमरी के पीछे कैसे लगा के उसको हील देते रहना और उसके पीछे पीछे घूमना नहीं होता। सेकेंडरी रशर का रोल गेम में बहुत ही ज्यादा क्रूशल होता है। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये भी एक रशर है, लेकिन इसका काम प्राइमरी के बाद आता है। मतलब हाँ, सेकेंडरी को प्राइमरी के साथ मूव करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ उसके पीछे चलना ही इसका काम नहीं है। इसको एक साथ बहुत सारे रोल्स निभाने पड़ते हैं। चलो सब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला काम होता है, जब प्राइमरी एनिमी पर पुश करेगा, तब सेकेंडरी को जितना हो सके यूटिलिटीज के थ्रू डैमेज और प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि प्राइमरी इजीली एंट्री ले सके और एक दो नॉक निकाल पाए। लेकिन सेकेंडरी को अपनी यूटिलिटीज सोच समझकर यूज करनी होंगी। अगर सेकेंडरी बिना सोचे समझे ग्लू वॉल्स वेस्ट कर देता है, तो बाद में कवर देने के टाइम रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो सकती है। और अगर सेकेंडरी के ग्लू वॉल्स खत्म हो गए, तो प्राइमरी नॉक होने पर उसको प्रॉपर कवर देकर रिवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम सिचुएशंस में सेकेंडरी को प्राइमरी के कवर में रहकर खेलना एक अच्छा डिसीजन होता है। उसके बाद अगला काम आता है ट्रेड्स लेना। अगर किसी फाइट के दौरान प्राइमरी नॉक हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है, तो सेकेंडरी को तुरंत प्राइमरी का रोल प्ले करना पड़ता है। उस सिचुएशन में सेकेंडरी को अपना फायर पावर दिखाना पड़ेगा और एनिमी टीम को फिनिश करना पड़ेगा। या फिर कुछ सिचुएशंस में जब प्राइमरी की एचपी लो हो या उसका एक्टिव कैरेक्टर कूल डाउन पर हो, तब एंट्री लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेकेंडरी के ऊपर आ जाती है। उसके बाद अगला रोल होता है नॉक सिक्योर करना। मतलब अगर प्राइमरी ने किसी एनिमी को ऑलरेडी डैमेज दे रखा है, तो सेकेंडरी को सही एंगल लेकर उस एनिमी को नॉक करना होता है, या फिर जो एनिमी पहले से नॉक है उसका किल सिक्योर करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सेकेंडरी हमेशा प्राइमरी के साथ शोल्डर टू शोल्डर एंट्री ले। सेकेंडरी को एक परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, ना ज्यादा एग्रेसिव और ना ही ज्यादा पैसिव। ओवरऑल देखा जाए तो सेकेंडरी का काम होता है प्राइमरी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर फायर पावर और सपोर्टिव गेम प्ले दोनों का यूज करके रश को सक्सेसफुल बनाना। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सेकेंडरी का एक्चुअल रोल क्या होता है, तो चलो इसको प्राइमरी रशर और स्क्वाड के थर्ड रशर यानी नेडर या असॉल्टर से कंपेयर करके समझते हैं। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि सेकेंडरी का काम सपोर्ट देना और फायर पावर दिखाना दोनों ही है। मतलब सेकेंडरी का रोल सबसे कॉम्प्लेक्स रोल्स में से एक है, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल भी टीम में काफी ज्यादा होता है। एक तरफ इसको टीममेट्स को सपोर्ट देकर अलाइव रखना होता है, दूसरी तरफ यूटिलिटीज के थ्रू प्राइमरी का फायर पावर इंक्रीज करना होता है, और जब सिचुएशन डिमांड करे तब खुद भी आगे बढ़कर फाइट फिनिश करनी पड़ती है, जो काफी हद तक प्राइमरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा ही होता है। अब देखो, प्राइमरी का काम होता है जब एनिमी टीम प्रेशर में हो, तब कॉन्फिडेंस के साथ उनके ऊपर एंट्री लेना और पहला नॉक निकालना। और जब प्राइमरी एंट्री ले रहा होता है, तब यूटिलिटीज के थ्रू प्रेशर क्रिएट करने का काम सेकेंडरी और असॉल्टर का होता है। मतलब प्राइमरी का रोल होता है प्योर एग्रेसिव गेम प्ले, सबसे पहले एंट्री लेना और पहला नॉक निकालना। वहीं अगर नेडर या असॉल्टर की बात करें, तो उसका रोल ज्यादा मैकेनिक्स बेस्ड होता है। मतलब मिड रेंज से यूटिलिटीज और गन्स के थ्रू डैमेज देकर प्रेशर क्रिएट करना। लेकिन सेकेंडरी ही एक ऐसा रोल है जो यूटिलिटीज से प्रेशर भी क्रिएट करता है और जरूरत पड़ने पर एंट्री भी लेता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। अगर तुम एक सक्सेसफुल सेकेंडरी रशर बनना चाहते हो, तो एग्रेसिव होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस और पेशेंस। सेकेंडरी रशर्स का मेन वेपन सिर्फ उनका फायर पावर नहीं होता, बल्कि उनकी पेशेंस और सपोर्टिव गेम प्ले ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। हर वक्त ब्लाइंडली प्राइमरी के पीछे भागना ही सेकेंडरी का काम नहीं होता। तुम्हें सही कॉल सुननी होंगी, सही डिसीजंस लेने होंगे और टीममेट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी देनी होगी। तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि एनिमी किस पोजीशन से मूव कर रहा है और उसके हिसाब से बेस्ट एंगल चूज करना होगा। अपने टीममेट्स और एनिमी दोनों की एचपी को देखकर डिसीजन लेना होगा कि इस वक्त एग्रेसिव खेलना है या पैसिव। साथ ही ये भी नोटिस करना होगा कि तुम्हारे पास कितनी यूटिलिटीज बची हुई हैं और उन्हें आगे गेम में कैसे यूज करना है। अगर प्राइमरी नॉक हो जाता है तो पैनिक मत करो
उसकी जगह सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में कन्वर्ट करना है उस पर फोकस करो। हमेशा एक बैकअप प्लान रेडी रखो, क्योंकि हर बार सिचुएशन तुम्हारे फेवर में ही जाएगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलो अब कुछ इन गेम सिचुएशन से समझते हैं कि सेकेंडरी रशर अपना रोल कैसे निभाता है। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखो। आरआरक्यू का प्राइमरी और सेकेंडरी रशर कैसे एक साथ डिस्टेंस मेंटेन करके आगे की तरफ पोजीशन लेकर बैठे हैं और पीछे उनका असॉल्टर और स्नाइपर कवर दे रहा है। अब देखो यहाँ होता क्या है। ट्विस्टेड माइंड्स के नेडर ने आरआरक्यू के प्राइमरी रशर को ग्रेनेड से नॉक कर दिया, लेकिन फिर भी उनका जो सेकेंडरी रशर है वो बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पेशेंस दिखाता है और टैक्टिक का यूज करके अपने प्राइमरी को रिवाइव देता है। यहाँ आरआरक्यू का सेकेंडरी रशर हीलिंग गन से इतनी दूर से रिवाइव देकर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आगे की तरफ जाता तो वो खुद भी नॉक हो सकता था। अब चलो इस क्लिप पर मैं दिखाता हूँ कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी रशर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके एक 2v3 फाइट निकाल लेते हैं। ये क्लिप भी इसी गेम का है। यहाँ ट्विस्टेड माइंड्स का प्राइमरी और सेकेंडरी रशर आरआरक्यू के प्राइमरी और सेकेंडरी को फिनिश कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त बीटीआर के 3 खिलाड़ी ट्विस्टेड माइंड्स के इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर रश कर देते हैं। अब सिचुएशन हो चुकी है 2v3। इसी बीच ट्विस्टेड माइंड्स का या तो स्नाइपर या असॉल्टर बीटीआर के ऊपर बोल्ट मेकर मार देता है, क्योंकि अगर आप मिनी मैप पर नोटिस करोगे तो देखोगे कि ट्विस्टेड माइंड्स के बाकी 2 प्लेयर्स इनसे काफी दूर हैं, इसलिए वो सपोर्ट नहीं दे सकते। तो अब ये सिचुएशन इन दोनों को ही संभालनी पड़ेगी। इसीलिए ट्विस्टेड माइंड्स का जो असॉल्टर और स्नाइपर था वो बीटीआर के ऊपर बोल्ट मेकर फेंक देता है। अब देखो ट्विस्टेड माइंड्स का सेकेंडरी रशर जिसका नाम है जंप, वो कैसे ये क्लच निकालता है और अपने प्राइमरी को भी रिवाइव देता है। जैसे ही जंप को पता चलता है कि बीटीआर के प्लेयर्स बोल्ट मेकर का डैमेज खा रहे हैं, वो उसी वक्त रश करता है और बीटीआर के 2 प्लेयर्स को नॉक कर देता है। लेकिन बीटीआर का जो स्नाइपर था वो यहाँ से ट्विस्टेड माइंड्स के प्राइमरी को नॉक कर देता है। तब जंप अपने प्राइमरी को रिवाइव देता है और फिर दोनों मिलकर उस स्नाइपर के पीछे धावा बोल देते हैं। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना, जंप जो कि सेकेंडरी रशर है वो यहाँ प्राइमरी रशर का रोल निभा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका असली प्राइमरी का एचपी बहुत लो है। इसीलिए सेकेंडरी रशर ही ग्लू वॉल लगाते लगाते आगे बढ़ता है और स्नाइपर को फिनिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और इसी तरह बीटीआर के स्नाइपर का पीछा करते करते ट्विस्टेड माइंड्स पूरी बीटीआर स्क्वाड को वाइप आउट कर देता है। अब इस क्लिप पर देखो फिर से सेकेंडरी रशर कैसे प्राइमरी का रोल निभाता है। यहाँ देखो अरोरा ई स्पोर्ट्स का जुन एजी ग्लोबल के ऊपर नेडिंग कर रहा है और उसी वक्त अरोरा का सेकेंडरी रशर पहली एंट्री लेता है। वो सीधा एजी के ऊपर घुस जाता है। यहाँ आप देख सकते हो पहले सेकेंडरी रशर आया, नॉक निकाला और उसके पीछे प्राइमरी आया और फिर पूरी टीम मिलकर एजी को फिनिश कर देती है। अब जो क्लिप मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है टोटल गेमिंग वर्सेस बुरीराम यूनाइटेड का। इस क्लिप में आप देख पाओगे कि कैसे एक टीम का सेकेंडरी रशर स्मार्टनेस दिखाता है और कैसे दूसरी टीम का सेकेंडरी रशर गलत डिसीजन ले बैठता है। यहाँ आप देख ही सकते हो कि फाइट शुरू होते ही गैथाई कैसे वासना के पीछे पीछे फॉलो करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। जब वासना को डैमेज पड़ता है तब गैथाई आगे पोजीशन ले लेता है ताकि एनिमी टीम को अच्छे से स्पॉट कर सके या अगर एनिमी पुश कर दे तो सिचुएशन को हैंडल कर सके। अब कोऑर्डिनेशन देखो, जैसे ही जोएना ग्रेनेड फेंकता है दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो होता क्या है, माफिया वासना को नॉक कर देता है तो गैथाई तुरंत थीवा की मदद से रिवाइव कर देता है। अब इनके पास ओलिविया, कैसी और थीवा तीनों होने की वजह से वासना का एचपी बहुत जल्दी फुल हो जाता है और वो फाइट में वापस आ जाता है। अब यहाँ देखो गलती क्या होती है, टीजी को लगता है कि बीआरयू के प्लेयर्स डैमेज में हैं और ये सोचकर उनके ऊपर हल्ला बोल देते हैं। हालांकि इस सिचुएशन में पूरा गेम टीजी के पास था, सिर्फ डिलीट की पोजीशन गलत थी। इस वक्त डिलीट की पोजीशन होनी चाहिए थी प्राइमरी यानी शैंकी के साथ, लेकिन डिलीट यहाँ पोजीशन लिए हुए था और जैसे ही कॉल आता है कि बीआरयू के प्लेयर्स डैमेज में हैं, डिलीट यहाँ से अकेला रश कर देता है, जबकि बाकी टीम पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाती है। डिलीट की इसी गलत टाइमिंग की वजह से वो नॉक हो जाता है और उसी तरह टीजी के बाकी प्लेयर्स भी एक एक करके वाइप आउट हो जाते हैं। अब इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ चुके होंगे कि सेकेंडरी रशर को कब और कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है और कब एंट्री लेनी है। अब आते हैं एक सेकेंडरी रशर को कौन से कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए। देखो पहले के मेटा में एज अ सेकेंडरी रशर सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्टिव कैरेक्टर था कैसी, और इस कैरेक्टर को सबसे पहले पॉपुलर बनाना स्टार्ट किया था ट्विस्टेड माइंड्स ने, और तब से लगभग हर टीम का सेकेंडरी रशर कैसी लेकर ही खेलता था। लेकिन अभी के मेटा में सेकेंडरी रशर्स के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्रोनो, स्टेफी, कोडा, ज़ेन और कैसी। अब इन कैरेक्टर्स को आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चूज कर सकते हो। क्रोनो और स्टेफी का यूज और उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन मैं पहले ही इन दोनों वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। चलो फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं कि इनका यूज कैसे करना है। देखो, जब आपकी टीम की स्ट्रेटेजी थोड़ी पैसिव हो या फिर आप कोई बड़ा टूर्नामेंट या ग्रैंड फाइनल्स खेल रहे हो, तब क्रोनो और स्टेफी दोनों को चूज करना काफी सही रहता है, क्योंकि बड़े मैचेस में टीम्स जनरली पैसिव प्ले करती हैं और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये दोनों कैरेक्टर्स काफी इफेक्टिव हो जाते हैं। वहीं कोडा का यूज अपोनेंट की पोजीशन गैदर करने के लिए किया जाता है
और अगर आपकी टीम एग्रेसिव स्ट्रैटेजी फॉलो करती है तो कोडा एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और कैसी को टीम्स तब चूज करती हैं जब वो हीलिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी या लेट जोन रोटेशन प्रेफर करती हैं। कभी कभी सेकेंडरी रशर्स A124 का भी यूज करते हैं, जिससे वो एनिमी के कैरेक्टर स्किल्स को इजीली लॉक कर सके। अगर पैसिव कैरेक्टर्स की बात करें तो सेकेंडरी रशर के पैसिव स्लॉट में थीवा होना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि टीममेट्स नॉक होते ही सबसे पहले रिवाइव की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी रशर के ऊपर ही आती है। उसके अलावा सेकेंडरी रशर के पास जोसेफ भी होना चाहिए। पहले इंडियन लॉबी में सेकेंडरी रशर्स जोसेफ का यूज काफी कम करते थे, लेकिन अभी के मेटा में प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सेकेंडरी के लिए भी जोसेफ ऑलमोस्ट मैंडेटरी बन गया है। क्योंकि याद रखो, सेकेंडरी सिर्फ कोई सपोर्टर नहीं होता, वो भी एक रशर ही होता है, और कई बार उसे भी एंट्री लेनी पड़ती है। अब लास्ट स्लॉट में सेकेंडरी रशर निकिता चूज कर सकता है अगर वो M590 यूज करता है। अगर M590 यूज नहीं करता तो बिना निकिता के भी खेल सकता है। लेकिन ई स्पोर्ट्स में निकिता सिर्फ M590 के लिए यूज नहीं होती। ई स्पोर्ट्स में निकिता 3 काम करती है। पहला, एनिमी की हीलिंग रिड्यूस करती है। दूसरा, एनिमी का जोसेफ वेस्ट करवाती है। और तीसरा, M590 को और फास्ट चलाने में हेल्प करती है। तो अगर सेकेंडरी को लगता है कि उसके प्ले स्टाइल में निकिता फिट बैठती है तो वो उसे चूज कर सकता है। अगर एक ओवरऑल सेकेंडरी रशर कॉम्बिनेशन की बात करें तो करंट मेटा में एक्टिव स्लॉट पर स्टेफी, क्रोनो या कैसी रख सकता है, और पैसिव स्लॉट में जोसेफ और थीवा ऑलमोस्ट मस्ट है। लास्ट स्लॉट में निकिता, ओलिविया, जे बीब्स या एंड्रू में से कोई एक कैरेक्टर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चूज कर सकता है। और लोड आउट में टीम बूस्टर और पेट स्लॉट में R1 काफी अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं गन सिलेक्शन की। देखो, करंट मेटा में लॉन्ग रेंज के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग AR गन AC-80 है, इसलिए सेकेंडरी रशर AC-80 लेकर खेल सकता है। या फिर अभी के टाइम कार-98 भी काफी ज्यादा वर्क कर रही है। प्राइमरी से लेकर स्नाइपर तक लगभग सभी रोल्स में कार-98 यूज हो रही है, तो कार-98 भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन सकती है। अगर शॉटगन की बात करें तो M590 या फिर ट्रॉगॉन बेस्ट ऑप्शंस है। ट्रॉगॉन का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि इससे आपको 2 लॉन्चर एमो मिल जाते हैं, जिसे यूज करके आप थोड़ा बहुत नेडर का रोल भी निभा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंडरी रशर को हमेशा हीलिंग गन कैरी करनी चाहिए, ताकि डैमेज हुए टीममेट्स को इंस्टेंटली HP मिल सके और नॉक हुए टीममेट्स को भी जल्दी रिवाइव दिया जा सके। उसके अलावा सेकेंडरी रशर को एक हीलिंग UAV या ग्लू UAV भी कैरी करना जरूरी है, ताकि एनिमी से आने वाला प्रेशर को टैकल किया जा सके। चलो अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। पहला टिप, सेकेंडरी को हमेशा प्राइमरी से लगभग 5 से 15 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ताकि प्राइमरी का फायर पावर इंक्रीज हो और ओलिविया, जे बीब्स या शनी जैसे सपोर्टिव कैरेक्टर्स का एडवांटेज उसे भी मिल सके। दूसरा टिप, कभी भी सेम एंगल से पुश मत करो, हमेशा प्राइमरी के लेफ्ट या राइट साइड से पुश करो, ताकि सामने वाला एनिमी कंफ्यूज हो जाए और मल्टीपल एंगल्स हैंडल ना कर पाए। तीसरा टिप, हमेशा ट्रेड रेडी रहो। अगर टीममेट नॉक हो जाए तो पैनिक मत करो, या तो तुरंत फायर पावर दिखाओ या फिर कोई बैकअप प्लान रेडी रखो। चौथा टिप, यूटिलिटीज का सही यूज करो। ना इतना ज्यादा यूज करो कि टीममेट्स को कवर ही ना मिले, और ना इतनी कंजूसी करो कि जरूरत के वक्त कुछ बचे ही ना। अब बात करते हैं कुछ डूज और डोंट्स की, जो हर सेकेंडरी रशर को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले डूज। पहला, हमेशा अपने प्राइमरी के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्ड करो। चाहो तो BR रैंक में प्राइमरी के साथ 2v4 प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिससे कम्युनिकेशन और केमिस्ट्री दोनों इंप्रूव होंगे। दूसरा, खुद को और अपने प्राइमरी को प्रॉपर कवर प्रोवाइड करो। तीसरा, यूटिलिटीज कैरी करो, जैसे फ्लैश फ्रीज, ग्लू मीटर और ग्रेनेड्स। चौथा, स्मार्ट पोजीशंस लो। एक ही पोजीशन को पकड़ के मत बैठे रहो, सिचुएशन को समझो और डिसाइड करो कि आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। अब आते हैं डोंट्स पर। पहला, सोलो हीरो बनने की कोशिश मत करो। ई स्पोर्ट्स एक टीम गेम है, यहां अकेला कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, प्राइमरी से ज्यादा दूर मत जाओ, एक कंफर्टेबल और ट्रेडेबल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। तीसरा, कभी भी पैनिक में आकर उल्टा सीधा रश या रैंडम फायर मत करो। चौथा, नॉक सिक्योर करने के लिए ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ। पहले एनिमी की पोजीशन समझो, फिर नॉक सिक्योर करो, वरना किल उठाने के चक्कर में खुद ही किल बन सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपनी टीम के सेकेंडरी रशर को भी सेंड कर देना। और अगर ऐसे ही ई स्पोर्ट्स ब्रेकडाउन्स और रोल गाइड्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में अपना रोल भी बता देना, शायद किसी टीम को एक अच्छे प्लेयर की जरूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन वीडियोस को देखते रहो।